एक देश बार बार क्रांति के रास्ते पर चलकर भी वहीं का वहीं क्यों खड़ा रह जाता है। नेपाल में हर 10-15 साल में युवा सड़कों पर उतरते हैं, पुरानी सत्ता हिलती है, उम्मीदें जगती हैं, मगर नतीजा वही पुराना धोखा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट में आज हम बात करेंगे कि आखिर नेपाल की क्रांति बार बार क्यों अधूरी रह जाती है और इस बार जेनजी का गुस्सा क्यों फूटा है। काठमांडू की सड़कें एक बार फिर धुएं और आग से लिपटी हुई हैं, संसद जल रही है, पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन तकरीबन 50 लोगों की मौत के बाद भी जनता का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन या भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्रोह नहीं, बल्कि नेपाल के इतिहास की उस चक्रवर्ती कहानी का नया अध्याय है, जहां हर विद्रोह, हर एक आंदोलन बदलाव का चमकदार वादा तो करता है, मगर आखिर में मिलता है सिर्फ धोखा। सत्ता बदल जाती है, नए चेहरे आते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय, समानता और सच्चे लोकतंत्र की जड़ें कभी गहरी नहीं हो पाती और फिर अंजाम वही, अधूरी आशाएं अगले तूफान को जन्म देती हैं। नेपाल के इतिहास की हर एक अधूरी क्रांति का जिक्र फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी किताब नेपाली क्रांति की कथा में किया है। उनकी नजर में क्रांति का मकसद सिर्फ सत्ता बदलना नहीं था, बल्कि ये समानता और न्याय की पहली कोशिश थी और आज की ये आवाजें, हिंसक या शांतिपूर्ण, उसी पुरानी न्याय और समानता की भूख की गूंज हैं, जो दशकों से अधूरी है। क्लियर कट में खोलेंगे इसी अधूरे संघर्ष की परतें और देखेंगे क्या इस बार वाकई कुछ बदलेगा या फिर मिलेगा वही धोखा। चलिए इतिहास के आईने में झांकते हैं। 1951 में नेपाल में राणा कुलीन तंत्र का पतन हुआ, जो नेपाली कांग्रेस, वामपंथी समूहों और राजा त्रिभुवन की साझेदारी से संभव हुआ। हालांकि भारत की मध्यस्थता से राजा बहाल हुए, मगर साथ ही राजनीतिक दलों को मान्यता मिली और चुनाव का वादा किया गया। नेपाल में इस आंदोलन को आजादी का नया सवेरा माना गया, लेकिन जैसा नेपाली क्रांति की कथा किताब में कहा गया है कि ये सिर्फ आधी क्रांति थी। राजशाही अभी भी सत्ता में थी, नौकरशाही वैसी ही रही और लोकतंत्र के वादे कमजोर रहे। 1959 में बीपी कोइराला पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 18 महीने बाद राजा महेंद्र ने उन्हें बर्खास्त करके संसद भंग कर दी और जेल में डाल दिया। फिर नेपाल में पंचायती व्यवस्था थोप दी गई। इस तरह 1951 की आशाएं अधर में लटक गईं और नेपाल 3 दशकों तक निर्देशित लोकतंत्र के जाल में फंसा रहा। अब नेपाल के पंचायत युग पर नजर डालें तो 1960 से 1990 तक राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध रहा, असहमति को कुचला गया, लोकतांत्रिक आवाजें दबाई गईं, छात्र, मजदूर और छुपकर रहने वाले कार्यकर्ताओं में निराशा उफान मारने लगी। वो सालों से अपने अधिकारों और प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन राज्य की संरचना से उन्हें बार बार ठोकर मिली। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन में सुधार के प्लान कागजों पर ही अटके रहे, जमीन पर कुछ नहीं बदला। धीरे धीरे असंतोष फैला, छोटे छोटे विद्रोहों ने जन्म लिया। 1980 के अंत में आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और असमानता ने जनता के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया। आखिरकार 1990 में जनता सड़कों पर उतरी, हजारों प्रदर्शनकारी विद्रोह करने लगे, दर्जनों मौतें हुई। आखिरकार राजा वीरेंद्र शाह को झुकना पड़ा और बहुदलीय लोकतंत्र की राह खुल गई। ये विद्रोह सिर्फ राजशाही के खिलाफ नहीं था, बल्कि दबाई गई आवाजों का प्रतीक बना, जिसने नेपाल में लोकतांत्रिक चेतना के बीज बो दिए। 1990 का नया संविधान आया तो नेपाल की जनता में आशाओं की लहर दौड़ पड़ी। नेपाल संवैधानिक, राजशाही और बहुदलीय लोकतंत्र में ढल गया। बरसों की कठोर राजशाही और असमानता के बाद पहली बार लोगों ने खुली राजनीतिक प्रक्रिया देखी। लोगों में उत्साह था कि अब
जीवन बदलेगा। पार्टियां सत्ता की दौड़ में लगीं, लेकिन आपसी कलह और आंतरिक झगड़े फिर से भारी पड़े और स्थिरता नहीं आ पाई। 1991 से 2001 तक 9 सरकारें घूम गईं। दलित, जनजाति, मधेसी और महिलाएं सत्ता से कोसों दूर रहे। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास में कोई खास सुधार न हुआ। लोकतंत्र राजधानी की चमक तक सीमित रह गया, जबकि पिछड़े इलाकों में असमानता की जड़ें गहरी होती गईं। जनता को लगा कि बदलाव सिर्फ शहरों का दिखावा है, हकीकत में इंसाफ दूर है। और इसी एहसास ने जनता में माओवादी विद्रोह जैसे तूफान के बीज बो दिए। 1996 में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादी ने हथियार उठा लिए, सशस्त्र विद्रोह छेड़ा। उनका जनयुद्ध राजशाही उखाड़ने और समावेशी गणराज्य बनाने का सपना था। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि जाति, वर्ग, लिंग की असमानताओं के खिलाफ जनता की पुकार थी। 10 सालों तक इस आग ने नेपाल को झुलसाए रखा। 17,000 से ज्यादा मौतें, हजारों लापता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था चूर चूर हो गई। विद्रोह ने साबित किया कि हाशिए के समुदाय अपनी दबी आवाजें बुलंद करने को तैयार हैं, मगर सत्ता का जवाब बेहद क्रूर था। पुलिस के हिंसक अभियान, हिरासतें, डर का साया हावी रहा। इसके नतीजे में 2001 में शाही परिवार का नरसंहार हुआ, जिसमें राजा बीरेंद्र और उनके परिवार के कई लोग मारे गए। राजशाही की वैधता और कमजोर हो गई। इसके बाद 2005 में राजा ज्ञानेंद्र की सत्ता के अधिग्रहण की कोशिश ने माओवादी और मुख्यधारा की पार्टियों को एकजुट कर दिया। अप्रैल 2006 में जनता के आंदोलन 2 ने इतिहास रच दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, कर्फ्यू तोड़ा, काठमांडू के चौराहों पर लोकतंत्र की मांग की। नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा, माओवादी पार्टी के प्रचंड और बाबूराम भट्टराई ने जन आक्रोश को दिशा दी। सामाजिक मांगों को राष्ट्रीय मंच पर लाया गया। ये सिर्फ पार्टियों का संघर्ष नहीं था, बल्कि लंबी निराशा, अन्याय और सच्चे लोकतंत्र की आकांक्षा का प्रतीक था। भारत की मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से राजा ज्ञानेंद्र को झुकना पड़ा। राजशाही खत्म हुई, नेपाल गणराज्य घोषित हुआ। माओवादी शांति प्रक्रिया में शामिल हुए, संविधान निर्माण शुरू हुआ। नेपाल के लिए ये मोड़ निर्णायक था। पहली बार राजशाही को चुनौती मिली, समावेशी गणराज्य की नींव रखी गई। जनता की भागीदारी ने इसे नेपाल के आधुनिक इतिहास का स्वर्णिम पल बना दिया। फिर 2008 से 2012 की पहली संविधान सभा गतिरोध में फंसी, तो 2013 में दूसरी चुनी गई और 2015 में नया संविधान आया, जो संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और गणराज्यवाद का वादा करता था। नेपाल के लिए ये लोकतंत्र का नया दौर था। स्थिरता और न्याय की उम्मीद जगी, लेकिन मधेसी, थारू और अल्पसंख्यक समुदायों ने इसे बहिष्कृत महसूस किया। अप्रैल 2015 में भयानक भूकंप आया। देश बुरी तरह से टूट चुका था। भारतीय सीमा पर नाकेबंदी ने दर्द दोगुना कर दिया। संवैधानिक कमियां और असमान विकास ने पुराने तनाव फिर से उभार दिए। ये साबित हुआ कि बिना संरचनात्मक बदलाव के लोकतंत्र अधूरा है। फिर 2015 के बाद नेपाल गणराज्य बना, लेकिन फिर भी वादे अधूरे रहे। कांग्रेस, यूएमएल, माओवादी सरकारें जिम्मेदारियों से लड़खड़ाई। संघवाद लंगड़ा रहा। स्थानीय प्रशासन कमजोर। संसाधनों की कमी से विकास रुका रहा। भ्रष्टाचार फैला। युवाओं के रोजगार सीमित रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार नाम मात्र ही था। ग्रामीण सीमावर्ती इलाकों में जीवन वैसा ही रहा। लेकिन 2022 में बलेंद्र शाह उर्फ बालेन काठमांडू के मेयर बने, लोक नायक बने। अवैध निर्माण हटाए गए, जवाबदेही बढ़ाई गई। उनकी लोकप्रियता बताती है कि जनता पारदर्शी नेतृत्व चाहती है। हालांकि इससे राष्ट्रीय स्थिरता को पूरी तरह से बदला नहीं जा सका। फिर अभी बीते 8 सितंबर को जेनजी विद्रोह खड़ा हो गया। नेपाल के नौजवानों ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। उनके गुस्से की आंधी के सामने सब कुछ तहस नहस हो गया। 9 सितंबर 2025 को पीएम केपी शर्मा ओली का इस्तीफा कोई साधारण घटना नहीं है।
ये दशकों की जमा निराशा का एक बड़ा विस्फोट है। काठमांडू में धुआं, हिंसा, संसद जलना, ये शायद पिछली तमाम अधूरी क्रांतियों का हिसाब है। 1951 में राणा शासन का अंत हुआ, लेकिन राजशाही बची रही। 1960 में राजा महेंद्र ने बीपी कोइराला को बर्खास्त करके पंचायत सिस्टम लागू कर दिया। 1990 में बहुदलीय लोकतंत्र आया, लेकिन कोइराला, देउबा जैसी सरकारें स्थिरता लाने में नाकाम रही। 1996 से 2006 के बीच माओवादी जनयुद्ध ने देश के सामाजिक और जनजातीय विभाजन को उभारा। 2006 में शेर बहादुर देउबा की सरकार और माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ समझौते के बावजूद संविधान निर्माण में असमानताएं रहीं और कई वादे अधूरे रह गए। 2015 में संविधान लागू हुआ, लेकिन कई समूहों को बहिष्कृत महसूस करना पड़ा और उनका भरोसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कमजोर हुआ। आज नेपाल की सड़कों पर उठी आक्रोश की लहर सिर्फ मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता का नहीं, बल्कि इसी अधूरे हिसाब और बार बार टली हुई उम्मीदों का नतीजा है। 2025 में नेपाल की सड़कों पर जो नौजवान दिख रहे हैं वो इंटरनेट और सोशल मीडिया की पीढ़ी हैं। बेरोजगारी 20% के पार, लाखों युवा विदेशों में नौकरी की तलाश में और देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे में सरकार ने जब सोशल मीडिया बैन किया तो युवाओं ने वीपीएन और डिस्कॉर्ड के जरिए अपना विरोध तेज कर दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी प्रदर्शन नहीं रुके, क्योंकि नेपाल के पुराने नेताओं ने हर आंदोलन के बाद नई व्यवस्था का वादा किया, लेकिन सत्ता में आते ही वही परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जनता से दूरी रही। माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 2006 में कहा था, आम जनता ही असली ताकत है, हम उनका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आज उन्हीं की पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का बयान है, युवा हमारी रीढ़ हैं, लेकिन व्यवस्था में बदलाव समय लेता है। इस पर नेपाल के जेन-ज़ी का जवाब है, हम इंतजार नहीं कर सकते। हर क्रांति के बाद सत्ता पुराने चेहरों के पास लौट जाती है, संविधान बदलता है, लेकिन सिस्टम नहीं। राजनीतिक विश्लेषक रोमन गौतम लिखते हैं, नेपाल में हर बदलाव की शुरुआत सड़कों से ही होती है, लेकिन खत्म बंद कमरों में सौदेबाजी पर होता है। 2015 के संविधान के बाद भी मधेसी और जनजातीय समुदाय खुद को अलग थलग महसूस करते रहे। 2025 के आंदोलन में भी युवाओं की मुख्य मांग जवाबदेही, पारदर्शिता और रोजगार अभी भी अधूरी है। आर्थिक और सामाजिक वजह, नेपाल की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा रेमिटेंस से आता है, यानी विदेशों में काम कर रहे युवाओं से। देश में निवेश की कमी, शिक्षा व्यवस्था कमजोर और सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता नहीं है। युवाओं का कहना है कि हमें विदेश नहीं जाना है, हमें अपने देश में भविष्य चाहिए। प्रदर्शनकारी युवाओं की नई रणनीति सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन और इंटरनेशनल मीडिया तक अपनी आवाज पहुंचाना है। लेकिन पुरानी पार्टियां फिर से डायलॉग, समझौते और वादों की राह पर हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की चेतावनी है, अगर युवाओं की मांगें नहीं मानी गई तो नेपाल एक और खोया हुआ दशक देख सकता है, क्योंकि नेपाल का इतिहास चक्र की तरह लौटता है। हर दशक नई आवाजें पुरानी मांगें दोहराता है, मगर आज का संकट बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से आगे है। ये 1951, 1990, 2006, 2015 के वादों का बकाया है। जनता चीख रही है, बिना समावेशी लोकतंत्र और न्यायपूर्ण संस्थाओं के बदलाव नामुमकिन है। जेन-ज़ी का गुस्सा सिर्फ नेताओं के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ है जिसने हर बार उन्हें धोखा दिया है। क्या नेपाल इस बार बदलाव का असली मतलब समझेगा या एक और बार इतिहास खुद को दोहराएगा? क्लियर कट में फिलहाल इतना ही। इस पर आपके विचार क्या हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत है। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।